जंगल में एक कहावत है। शिकार के लिए गोली से ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। लेकिन क्या हो जब शिकारी खुद शिकार बन जाए? क्या हो जब कानून का रखवाला, अहिंसा का पुजारी एक ऐसे दानव के सामने निहत्था खड़ा हो जाए जिसके सिर पर खून सवार हो? नमस्कार, मैं हूं सत्यम वर्मा और आप सुन रहे हैं क्राइम लाइन रेडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वीरप्पन ने हाथियों को मारकर और चंदन की तस्करी करके अपने जुर्म की दुनिया खड़ी कर ली थी। उसने अपनी ताकत दिखा दी थी। लेकिन आज आज हम उस घटना की बात करेंगे जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक ऐसा कत्ल जिसने साबित कर दिया कि वीरप्पन के सीने में दिल नहीं, पत्थर है। कहानी का यह पन्ना जुड़ा है एक बेहद ईमानदार और बहादुर आईएफएस अधिकारी से। नाम था पी श्रीनिवास। श्रीनिवास कोई साधारण अफसर नहीं थे, वे गांधीवादी थे। उनका मानना था कि वीरप्पन को गोली से नहीं, बोली से बदला जा सकता है। वे चाहते थे कि वीरप्पन आत्मसमर्पण कर दे। श्रीनिवास ने जंगल के उन गांवों में काम करना शुरू किया जहां वीरप्पन का राज चलता था। उन्होंने गांव वालों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई। धीरे धीरे वीरप्पन का वोट बैंक और मुखियों का नेटवर्क टूटने लगा। लोग श्रीनिवास को मसीहा मानने लगे। वीरप्पन को यह बर्दाश्त नहीं था। उसे लगा कि उसकी जमीन खिसक रही है। तभी वीरप्पन ने एक चाल चली, एक बहुत गहरी साजिश। तारीख थी 10 नवंबर 1991। वीरप्पन ने श्रीनिवास तक एक संदेश भिजवाया। संदेश था, मैं सरेंडर करना चाहता हूं, मैं अपने पापों की माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं पुलिस से डरता हूं। साहब, अगर आप अकेले आएंगे तो मैं आपके सामने हथियार डाल दूंगा। यह एक जाल था, एक खौफनाक ट्रैप। श्रीनिवास को लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्हें लगा कि उन्होंने राक्षस का हृदय परिवर्तित कर दिया है। श्रीनिवास अकेले निकल पड़े। कोई हथियार नहीं, कोई पुलिस फोर्स नहीं, सिर्फ विश्वास लेकर वे जंगल के अंदर और अंदर और अंदर चलते गए। सोचिए उस मंजर को, घना जंगल, दोपहर का वक्त, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों की वजह से वहां शाम जैसा अंधेरा था। श्रीनिवास एक नाले के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, न परिंदों की आवाज, ना ही किसी की सरसराहट। बस एक अजीब सी भारी खामोशी। इसे कहते हैं तूफान के पहले की शांति। तभी झाड़ियों से वीरप्पन बाहर आया। लेकिन वह सरेंडर करने नहीं आया था। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, वहशीपन था। उसने श्रीनिवास को देखा और हंसने लगा। इससे पहले कि श्रीनिवास को समझ पाते, वीरप्पन ने उन्हें पीछे से दबोच लिया। यह कोई मुठभेड़ नहीं थी, यह एक धोखा था। जो इसके बाद हुआ वह बताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वीरप्पन ने गोली नहीं चलाई। गोली मारना तो आसान मौत होती। उसने श्रीनिवास का सिर धड़ से अलग कर दिया। जी हां, एक अधिकारी जो उसे सुधारने गया था, उसका सिर उसके शरीर पर नहीं था। लेकिन दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस और स्थनीय कहानियां बताती हैं कि वीरप्पन और उसके गिरोह ने उस कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेला था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह पुलिस और सरकार के मुंह पर एक तमाचा था। यह एक संदेश था कि मेरे जंगल में कानून मेरी बंदूक से निकलता है। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक सिरविहीन धड़ मिला। वह दृश्य इतना भयावह था कि कई पुलिस वालों को कई रातों तक नींद नहीं आई।
श्रीनिवास की मौत ने पुलिस फोर्स के अंदर आग लगा दी। अब बात कानून की नहीं थी, अब बात बदले की थी। स्पेशल टास्क फोर्स के तेवर बदल गए। उन्होंने कसम खाई कि अब वे वीरप्पन को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वीरप्पन भी तैयार था। उसे पता था कि अब पुलिस भारी तादाद में आएगी और यहीं से शुरू हुआ पुलिस का कत्लेआम। 1992 और 1993 का दौर जंगल एक युद्ध का मैदान बन गया था। वीरप्पन ने अपनी रणनीति बदल दी थी। अब वह सिर्फ चंदन नहीं काटता था, अब वह बारूद बिछाता था। उसने लैंड माइंस, बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल करना सीख लिया था। एक घटना है जिसने पुलिस महकमे की कमर तोड़ दी थी। हरि कृष्णा, एक निडर आईपीएस अफसर, और शकील अहमद, एक जांबाज सब इंस्पेक्टर। ये दोनों वीरप्पन के पीछे साए की तरह लगे थे। वीरप्पन जानता था कि अगर ये दोनों जिंदा रहे तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। एक दिन पुलिस की जीपें कच्ची सड़क से गुजर रही थी। रास्ता संकरा था, दोनों तरफ पहाड़ और जंगल, एक बेहतरीन जगह घात लगाने के लिए। वीरप्पन ऊपर पहाड़ी पर छिपा बैठा था। उसके हाथ में राइफल नहीं, रिमोट कंट्रोल था। जैसे ही हरि कृष्णा की जीप एक खास निशान पर पहुंची, वीरप्पन ने बटन दबा दिया। धड़ाम, एक धमाका हुआ जिसने जंगल की जमीन हिला दी। जीप के परखच्चे उड़ गए। हवा में लोहे के टुकड़े और धूल का गुबार था। पुलिस वाले संभल पाते, इससे पहले ही पहाड़ियों से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। AK-47 की तड़तड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। यह मुठभेड़ नहीं थी, यह एक तरफा नरसंहार था। उस दिन हमने अपने कई जांबाज खो दिए। हरि कृष्णा और शकील अहमद दोनों शहीद हो गए। वीरप्पन ने फिर वही किया। वह नीचे उतरा, जलती हुई जीपों के बीच गया और शहीद पुलिस वालों के हथियार लूट लिए। उसने उनकी वर्दियां फाड़ दी। वह पुलिस की लाठियों और बंदूकों का मजाक उड़ा रहा था। इन हमलों के बाद वीरप्पन सिर्फ एक अपराधी नहीं रहा, वह एक दंत कथा बन गया। लोग कहने लगे कि वीरप्पन को मारना नामुमकिन है। उसे जंगल की देवियों का आशीर्वाद है, वह गायब हो सकता है। सरकार ने उसके सिर पर इनाम बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया। 5 करोड़ उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी। सैकड़ों पुलिस वाले, अत्याधुनिक हथियार, हेलीकॉप्टर, सब कुछ लगा दिया गया। लेकिन वीरप्पन, वह जैसे हवा में घुल जाता था। लेकिन हर अपराधी से एक गलती होती है। वीरप्पन को अपनी ताकत पर घमंड हो गया था और यही घमंड उसे ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। अब वह सिर्फ पुलिस को नहीं मार रहा था, अब उसने एक ऐसी किडनैपिंग की योजना बनाई जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा अपहरण जिसने 2 राज्यों की सरकारों को वीरप्पन के पैरों तले झुकने पर मजबूर कर दिया। कौन था वो हाई प्रोफाइल शख्स, और आखिर क्यों एक सुपरस्टार को घुटने टेकने पड़े, जानेंगे हम क्राइम लाइन रेडियो के अगले एपिसोड में। वीरप्पन भाग 3, एक सुपरस्टार का अपहरण और 108 दिन का वनवास। मैं हूं सत्यम वर्मा। याद रखिए, जुर्म का रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, उसकी मंजिल हमेशा एक बंद कोठरी या मौत होती है। सुनते रहिए क्राइम लाइन रेडियो।